हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, कर चले हम फिदा। तो कर चले हम फिदा से पहले हम समरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा कवि के बारे में जानते हैं। तो इसमें कवि का नाम है कैफी आजमी, जिनका जन्म 19 जनवरी 1919 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 10 मई 2002 में। इनका स्थान था उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जिले में। तो इसमें आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, पंक्ति दी है। ऐसे पहली है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकवन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसके कुछ कठिन शब्द डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ इस प्रकार है कि इसमें पहला है फिदा न्यौछावर, हवाले सौंपना, बाकमन वीरता का भाव, जानो तन कि प्राण और शरीर, वतन देश, नब्स नस होती है ना, नस को नब्स बोलते हैं, और गम दुख। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का ये पंक्ति किससे संबंध रखती है? ये इस पंक्ति का संबंध है देश प्रेम और देशभक्ति। इसमें देश के हित के लिए मर मिटने की भावना को आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने की भावना व्यक्त की गई है। बलिदानी सैनिक भावी पीढ़ी से कहता है कि उसने तो देश के लिए अपने शरीर और प्राण अर्पित करके उसके मान सम्मान की रक्षा कर ली है। अब आगे आपका काम है। कवि ने बलिदान सैनिकों की भावना सर्दी में नसें जम जाने और सांसें थम जाने कि सांसें रुकने का करुण दृश्य उपस्थित किया है। ऐसी गंभीर दशा में भी वे आगे बढ़ते रहे। भले ही उनके सिर कट गए, परंतु उन्होंने हिमालय जो भारत का प्रहरी है का सिर नहीं झुकने दिया। मरते मरते भी उनके मुख पर आत्मसम्मान व देश प्रेम की भावना का आभा शोभा देती रही। तो दूसरी व्याख्या है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने के रुत रोज आते नहीं। हुरन और इश्क दोनों को रुतबा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं, रुत मौसम, हुरन सुंदरता, रुतबा बदनाम, खून खून। और इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि बलिदान करने जा रहे सैनिक अपने उत्तराधिकारियों से कहते हैं कि जीवन वही सार्थक है जो देश सेवा में भेंट चढ़ जाए। जीते रहने के लिए तो सारा जीवन काल पड़ा है, परंतु मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने का क्षण भाग्य से मिलता है। कवि के विचार में जो यौवन देश के लिए कट मरने की भावना नहीं रखता, वह अपने सौंदर्य व प्रेम दोनों को ही बदनाम कर देता है। वास्तविक प्रेम मातृभूमि और देश से प्रेम ही है। विजय के इस अवसर पर सारी धरती दुल्हन की तरह सजी है, अर्थात भारत देश का मान सम्मान बचने पर यहाँ की धरती प्रसन्न है। अब नई पीढ़ी को उत्तरदायित्व लेना होगा। तो तीसरा है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जन इस जन
के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है, गले बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इसके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है। कुर्बानियाँ मतलब बलिदान, वीरान मतलब सुनसान, काफिले मतलब यात्रियों के समूह, फतेह मीन्स जीत, जन मतलब खुशी। मतलब कि ये जन मतलब ये यशन है, यशन मतलब कि जशन। जशन मतलब आपको पता ही होगा कि जशन का मतलब होता है खुशी। तो यहाँ पे फतेह का जशन इस जशन के बाद है, ये है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देश के लिए न्योछावर होने वाले सैनिक की भावना है कि मातृभूमि के लिए शहीद होने का मार्ग कभी भी सुना नहीं होना चाहिए, अर्थात इस मार्ग पर नए लोगों को यात्रियों का समूह बनकर आना होगा, तभी मातृभूमि की रक्षा होगी। हमने अपने जान न्योछावर कर अपना काम कर दिया है, अब शत्रु पर हमारी विजय होने वाली है। शेष बचे लोग उस विजय का आनंद ले सकेंगे जो हमारे बलिदान के बाद आने वाला है। अब उनके जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है। अंत शेष लोगों को भी सिर पर कफन बांध लेना, अर्थात मतलब बलिदान के लिए आगे बढ़ना होगा। जैसे कि सिर पर कफन बांधना, ये तो एक मुहावरा है ना। तो आगे है, अर्थात बलिदान के लिए आगे बढ़ना होगा। अब यह देश आने वाले सैनिकों के हाथ है और उसकी सुरक्षा हर मूल्य पर होनी चाहिए। तो चौथा है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके कुछ कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। जमी मतलब ज़मीन, लकीर मतलब कि रेखा, रावण जैसे कि आपको पता ही है रावण कौन था, हाथ उठाने लगे मतलब आक्रमण होने लगे। तो इसकी जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है। कवि ने इस पंक्ति के बारे में ये बताया कि बलिदान हो रहे सैनिक की शेष सैनिकों को शिक्षा का वर्णन किया है। ये इस तरह से शहीद हो रहे हैं सैनिक की वसीयत है। मतलब इसका ये मतलब, ये जितना भी मैंने बताया इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि अपनी शहीदी पर गिरे खून से भारत की एक सीमा बना डालो। उस सीमा के मान सम्मान की रक्षा हर स्थिति और हर मूल्य पर होनी चाहिए। कवि ने राम कथा के बारे में भी इसमें बताया है। कवि ने राम कथा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रसंग लक्ष्मण रेखा को स्मरण करवाया है। लक्ष्मण रेखा आपको पता ही होगी कि लक्ष्मण रेखा किसने की थी। लक्ष्मण रेखा करवाया है मतलब उन्होंने इसके बारे में याद दिलाया है। सीमा रेखा को लक्ष्मण रेखा बना दिया जाए। सीमा रेखा जो है वो जो सीमा है उसको लक्ष्मण रेखा बना दी जाए, ताकि रावण जैसा कोई राक्षस मतलब कि शत्रु उस रेखा को पार करके हमारी मातृभूमि की ओर ना बढ़ सके। ठीक है। यदि कोई हाथ घुसपैठ करने
का तुच्छ साहस करता है तो उसे वही तोड़ दो। अगर कोई घुसपैठिया आता है, हाथ उठाता है, तो उसके हाथ वहीं पर ही तोड़ दो। ठीक है। देश के लोगों, राम और लक्ष्मण तुम लोग ही हो। जो देश के, इन्होंने बताया कि जो देश के लोग हैं उनको ये बोल रहा है कि जो राम है और जो लक्ष्मण है वो भी तुम ही हो। और अर्थात राम और लक्ष्मण बनकर देश को राक्षसी आक्रमणों से बचाना होगा। अब ये देश नई पीढ़ी के सैनिकों के हवाले है। मतलब कि अब राम और लक्ष्मण बनकर देश की तुम्हें ही रक्षा करनी होगी। मतलब राक्षसों से तुम्हें इस देश को बचाना होगा। अब ये जो पूरा देश है वो एक नई पीढ़ी के सैनिकों के हवाले है। तो इसी तरह से ये तो आपका ख़त्म हो गया चैप्टर। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये पूरी पंक्ति आपको बताई गई है। तो आपको क्या करना है, उसकी एक एक पंक्ति को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं किया जाएगा कि आपको बोलेंगे कि खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर से लेके अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तक, ये पूरा आपको नहीं लिखा जाएगा वहाँ पे आपको इसकी 2 लाइन्स दी जाएंगी जिन पे आपने मतलब जिनको आपने एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे। जैसे कि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे कि ये इस लाइन का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या होगी, तो आपको इसकी एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो अब जैसे कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास में। पहला है क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? मतलब इसका उत्तर होगा जी हाँ, इस गीत का ऐतिहासिक पूर्ण भूमि अवसर है। यह गीत कैफी आज़मी ने ये कैफी आज़मी ने बताया है। निर्माता चेतन आनंद की फीचर फिल्म हकीकत के लिए लिखा था, जिसे बहुत लोकप्रियता मिली। यह गीत और इसका दृश्य भारत चीन युद्ध से संबंधित एक स्वाभिमान से भरी स्थिति का बोध कराता है। चीन देश ने सन 1962 में तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने आत्म बलिदान देकर देश की रक्षा की। इस गीत का यही ऐतिहासिक पुरुष भूमि है। तो पहला आपको आंसर पता चल गया। तो दूसरा है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक एक पंक्ति को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, एक एक लाइन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, सिर हिमालय का हमने झुकने ना दिया। इसका मतलब है कि हिमालय भारत का जागरूक प्रहरी है। उसे भारत के सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में भी इसी प्रतीक को महत्व दिया गया है। बलिदानी सैनिकों ने हिमालय अर्थात भारत के सम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर और प्राणों की आहुति दे दी है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? बताओ कि इस कविता में क्यों दुल्हन कहा गया है धरती को? इस कविता रूपी गीत में मूल भावना देश प्रेम की है। मतलब इस पूरी कविता में देश प्रेम की बात की गई है। सैनिक वही आदर्श प्रेमी है जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। जिस प्रकार लौकिक प्रेमी को सजी हुई दुल्हन के रूप में प्रेमिका को
देखने की चाह होती है, उसी तरह वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के श्रृंगार की कामना करता है। उसकी शहीदी की घड़ी भी उसे सजी धरती का स्मरण करा रही है। तो इसमें चौथा है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वह जीवन भर याद रह जाते हैं। गीत वास्तव में हृदय की उत्कट भावनाओं के अतिरेक मतलब कि अधिकता से युक्त होते हैं। भाव प्रवणता ही उनकी आत्मा होती है। जिन गीतों में मानव मन की कोमल और संवेदनशील भावनाओं की चर्चा होती है और मन को छूते हैं, ऐसे गीत जीवन भर याद रहते हैं। मतलब कि जो गीत हमारे मन को छू जाते हैं वो हमेशा हमें याद रहते हैं। प्रस्तुत गीत भी अपनी उज्जवल भाव प्रवणता के लिए पीढ़ियों तक स्मरण रहेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि कवि ने चीन के साथ भारतीय सैनिकों के युद्ध को आधार बनाया है। यहाँ साथियों संबोधन जीवित बचने वाले संघर्षशील साथी सैनिकों के लिए है। बलिदानी सैनिक अब उनसे मातृभूमि की रक्षा का वचन लेना चाहते हैं। तो उत्तर यही था इसका। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही है? कवि ने देश हित के बलिदान के मार्ग पर चलने वाले देशभक्त भारतीय वीरों मतलब सैनिकों के समूह मतलब काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही है। सेवेंथ है, इस गीत में सिर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? मतलब सिर पर कफन बांधना, ये एक मैंने आपको बताया था, ये एक मुहावरा है, एक प्रचलित मुहावरा है, मैंने बताया था, जिसका अर्थ होता है प्राणों की बाजी लगाना। प्राणों की बाजी लगाना होता है इसका अर्थ, सिर पर कफन बांधने का। यहाँ इसका संदर्भगत अर्थ है जिसका संबंध देश व मातृभूमि की रक्षा के लिए मरने की भावना लेकर चलने से हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 8th वाला, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत गीत वास्तव में एक देश प्रेम व देशभक्ति का गीत है। ये एक देशभक्ति का गीत है, आप सबको पता ही है। इसे प्रेरक गीत या उद्बोधन गीत कहा जाता है। इसका संबंध देश प्रेम और देशभक्त से है। जो नागरिक अपने देश के हित की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ते, उनका जीवन और यौवन दोनों ही व्यर्थ है। गीतकार ने संकेत दिया है कि देश के सम्मान की रक्षा किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं होता। वीर सैनिक सीमाओं पर अपनी जान पर खेलकर गर्मी सर्दी आंधी तूफान और लहू जमा देने वाले मौसम में प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं। जब कोई बुरी नियत वाला शत्रु देश की ओर हाथ बढ़ाता है तो ये लोग उसका हाथ तोड़ देते हैं। देश रक्षा के लिए मर मिटने की भावना लेकर चलने वाले वीर सैनिकों का काफिला निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ हमें अच्छी तरह से लाइनों को पढ़ना पड़ता है।
पहला एहसास थमती गई, नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति में भारतीय वीर सैनिकों के कठिन ऋतु में युद्ध लड़ने की परिस्थिति परिस्थिति का अंकन हुआ है, जब चीन देश ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया तो हिमालय जमा हुआ था। बर्फ से ढकी चोटियों में शत्रु से संघर्ष करते सैनिक की सांसें रुक रही थी। उनकी नसें सर्दी के मारे जम रही थी, परंतु वे इन इन दुश्मनों से आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे युद्ध किया। दूसरा है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरह आने पाए ना रावण कोई। इसकी व्याख्या है, कवि का विचार है कि हमारे देश के वीर सैनिक अपार साहस और बलिदान भाव लेकर शत्रु को बाहर करने में सफल होते हैं। उनके खून से बनी सीमा की शेष बची सैनिकों को रक्षा करनी चाहिए। वह सीमा रेखा लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जिसे रावण रूपी कोई शत्रु लांघ ना सके। भाव ये है कि भारतीय सीमाओं की मर्यादा को जान देकर भी बचाए रखना होगा। तो मैंने आपको सारा अच्छी तरह से पहले पढ़ा दिया था, ये आपको मैं फिर से एक बार बता रही हूँ ताकि आपको इसके आंसर्स पता हो। थर्ड है, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तो इसकी व्याख्या है, कवि के लिए भारत की मातृभूमि सीता माता की तरह पवित्र, पूज्य एवं सम्माननीय है। इसकी मर्यादा की रक्षा देश के उन नागरिकों, यहाँ वीर सैनिकों की बात कर रहे हैं, उन नागरिकों को करनी है जो राम तथा लक्ष्मण जैसे आदर्श के वशज है। राम लक्ष्मण की पवित्र धरती पर कोई रावण की दुनीत वाला शत्रु पैर नहीं रख सकता। यदि रखेगा या सीमा रेखा पार करने का साहस करेगा तो जल भर भस्म हो जाए। कवि ने यहाँ भारतीयों के शक्तिशाली साहस और आत्म सम्मान से भरे अतीत का स्मरण कराया है। इस स्मरण का उद्देश्य भारत के प्रति समर्पण भावना है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अब आपको अच्छी तरह से इसकी सारी जो पंक्ति है, एक एक लाइन को आपको पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। बार बार वीडियो देखो, बार बार इसको अच्छी तरह से पढ़ो ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।